शुरू होगा ना। अभी तक केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स, और इसके बाद होगा आप लोगों का बायोलॉजी। ठीक है, केमिस्ट्री का आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं घर पे? किए तो नहीं होंगे? नहीं, इतना तो गारंटी है, पता तो चल ही जाता है ना, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं जिस दिन क्लास खत्म उस दिन कॉपी बंद। देखिए बार बार याद, अभी आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा रेगुलर, क्योंकि जब सिलेबस कंप्लीट होगा टोटल तब आप उस लायक बचेंगे नहीं एक साथ रिवीजन कर सके। इसीलिए आपको जो बनते जा रहा है उसको आप लोग करते ही रहना है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्या चीज़? फिजिक्स, यानी भौतिकी। भौतिकी कहिए या भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहले तो वही टॉपिक यानी फिजिक्स। और आप लोगों को तो पता है इंटर में बहुत सारे लोगों का फिजिक्स रहता है, चाहे मैथ रहे या बायोलॉजी, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री तो रहेगा ही रहेगा। तो आप लोग बता सकते हैं फिजिक्स का मतलब क्या है, आखिर फिजिक्स में पढ़ते क्या है? केमिस्ट्री में क्या था? आप तो दोनों तो सेम ही परिभाषा बताए हैं। और कोई? एक एक करके किनको बताना, हाथ उठाइए आप लोग। आप बताइए। देखिए कोई चीज़ आप याद रखिएगा, प्राकृतिक दोनों, देखिए आप टेक्निकली सही है, आप थियोरेटिकली सही है, ठीक है, और आप केमिस्ट्री का परिभाषा दे दिए। तो अंतर क्या है? भौतिक यानी फिजिक्स का नाम ही है भौतिकी, यानी भौतिक जगत, यानी कहाँ से लिया गया है? फिजिकल से, यानी जिसको हम लोग महसूस या एहसास कर सके। तो जितने भी पदार्थ हैं, और आपको तो पता ही है पदार्थ 5 तरह के होते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और, तो ये क्या है? और ठीक, और दूसरा पॉइंट क्या पढ़ना है आपको? ऊर्जा। और इस दोनों के बीच क्या संबंध है, ये पूरा फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। देखिए दुनिया में या पूरे भौतिक जगत में कोई भी अगर पदार्थ हो बिना एनर्जी के चलने वाला नहीं है, और बिना एनर्जी का फिजिकल वर्ल्ड चलता भी नहीं है। कोई ऐसा है पदार्थ जो बिना एनर्जी के चलता हो या बिना एनर्जी के काम करता हो? तो यहाँ पे हम लोग देखिए पदार्थ का गुण, संरचना, संगठन आप लोग केमिस्ट्री में देख चुके हैं, ठीक है, और यही पदार्थ सेम चीज़ यहाँ भी पढ़ाया जाता है, लेकिन पहले हम लोग देख चुके हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस न करेंगे कि क्या होगा। ऊर्जा, ऊर्जा क्या है और इस दोनों के बीच क्या संबंध है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसका अध्ययन कहाँ पर होता है? यानी फिजिक्स में आप लोगों को क्या पढ़ना है? पदार्थ क्या है, ऊर्जा क्या है, और दोनों के बीच संबंध क्या है, ठीक है। तो शुरुआत पहले लिख लीजिए। आज तो देखिए पीडीएफ बना नहीं है, पीडीएफ आप लोगों को कल से मिलेगा। तो आज का जो नॉर्मल क्लास है लिख लीजिए। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, देखिए भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ तथा ऊर्जा, जिसमें पदार्थ तथा ऊर्जा क्या है, क्या है, और उसके बीच क्या संबंध है, उसके बीच क्या संबंध है का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है।
देखिए जब आप फुल और लगा दिए तो फिर ये एपोस्ट्रोफी, ये कॉमा नहीं होगा, ये क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, कि और जोड़ता है शब्द को, वाक्य को। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को फिजिक्स में क्या देखना है, पदार्थ क्या है और ऊर्जा क्या है, दोनों के बीच संबंध क्या है। और आपको भौतिक जगत तो पता ही है, क्योंकि पहले ही बोले ये साइंस का भाग है, और साइंस में हम लोग किसको पढ़ते हैं, जो भी भौतिक जगत में घटनाएं हो रही है उसका क्रमबद्ध ज्ञान। और भौतिक जगत तो पता है जिसे हम लोग छू के, देख के, या एहसास कर सके, या चख सके, या ये कोई भी ऐसा पदार्थ जो सबके लिए बराबर महत्व रखता है। यानी जो आपके लिए, जैसे मान लीजिए यहीं का कोई पदार्थ होगा, जैसा आपको लगेगा वैसा ही हमको भी लगेगा, चाहे वो छू के लगे, देख के लगे, चख के लगे, या महसूस करके लगे। ठीक है, ऐसा नहीं सबके लिए अलग अलग होगा। तो भौतिक एक जो है एग्जिस्ट करता है, और काल्पनिक एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वही जो जितने भी पदार्थ है उसी का अध्ययन किसके साथ करेंगे हम लोग, ऊर्जा के साथ करेंगे। तो फिजिक्स को समझने के लिए हम लोग कई भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 8 भागों में बांटते हैं। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री को हम लोग कितने भाग बांटे थे, कौन कौन से, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। बायोलॉजी को कितने भाग में बांटते हैं, 2 भाग में, कौन कौन से, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी यानी प्राणी या जंतु विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पूरे फिजिक्स को कितने भाग में बांटेंगे, 8 भाग में, और वही 8 भाग आपका सिलेबस भी होगा। ठीक है, तो वो आप लोग सिलेबस के तौर पे लिख लीजिए, हेडिंग दे दीजिएगा आप लोग। सिलेबस को हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ, विषय वस्तु। तो लिख दीजिए भौतिकी के विषय वस्तु।
ये है आस्ट भाग कहिए या ये टॉपिक आप फिजिक्स के कह सकते हैं। देखिए जैसे पहला टॉपिक है यांत्रिकी, ये कहा जाता है ये बेसिक है, इसी के आधार पे बाकी वो टॉपिक तय होगा, ठीक है। और ये मान के चलो जितना भी सवाल अगर होता है, अगर 10 सवाल है तो अकेले 5 सवाल इस टॉपिक से होता है यांत्रिकी से, कहीं भी अगर 50% सवाल केवल इस पहले टॉपिक से होगा, किससे? यांत्रिकी से। बाकी उसमें से होगा, अगर आप वनडे लेवल में जाते हैं तो उसके बाद ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और ये इससे बहुत कम यानी 1 या 2 ही सवाल पूछा जाता है। तो आप देखेंगे अगर 10 सवाल है तो 10 में 7 से 8 सवाल आपको शुरू के 4 टॉपिक से आएगा। तो जैसे आप देखिए पहले क्या है, इसमें मापन और मात्रक, ये सबसे बेसिक टॉपिक है, इसके बिना आप कभी भी आगे समझ नहीं पाएंगे। आगे जो भी टॉपिक, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, लाइट हो, सब जगह आपको यूनिट का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद एक गति क्या है उसको देखना है, गति के कितने नियम है, कितने समीकरण है, वो सब हम लोग वहाँ देखेंगे। चाहे वो न्यूटन्स का नियम हो या गैलीलियो का समीकरण हो, सब हम लोग कहाँ पे देखेंगे? इसमें। बाकी ये तो नाम से पता ही है, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, इसमें वर्क क्या है, एनर्जी क्या है और पावर क्या है, ये सब आपको होगा। गुरुत्वाकर्षण में आप लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। उसके बाद जो हम लोग उपग्रह का प्रक्षेपण यान जो होता है वो सब आपको कहाँ दिखेगा? गुरुत्वाकर्षण के टॉपिक में। ये जो द्रव के समान गुण है, जैसे प्रेशर, फिर उसके बाद लिक्विडिटी, फ्लोटिंग, अप थ्रस्ट फोर्स, बायोंसी फोर्स, ये सब आपको कहाँ मिलेगा? इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ये सब आपको। ये टॉपिक पीरियोडिक मोशन थोड़ा छोटा सा है, ज़्यादा नहीं, मतलब 15-20 मिनट का है। उसके बाद आप हीट तो जान रही, पूरा हीट से संबंधित टॉपिक जुड़ा है, ध्वनि है, प्रकाश है, विद्युत है, चुंबकत्व है, और ये आप लोग पढ़ चुके हैं। जैसे आप लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ चुके हैं, अल्फा बीटा गामा क्या है वो पढ़ चुके हैं, हाफ लाइफ पीरियड पढ़ चुके हैं। यानी मॉडर्न फिजिक्स को ये हम लोग जो है ना परमाणु फिजिक्स भी कहते हैं, यानी एटॉमिक फिजिक्स भी कहते हैं, और आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, पढ़ाया गया है ना। यानी अल्फा बीटा गामा रेज के बारे में, हाफ लाइफ पीरियड, ये सब पढ़ाया जा चुका है। और ये जो टॉपिक है, देखिए इसका मैक्सिमम टॉपिक जो है ये यूज कहाँ होता है? मेंस के सब्जेक्ट में। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉनिकी है, आप लोगों से एक सिंपल सवाल है, इसी को समझने के लिए लिख लिया आप लोग। तो 2 शब्द आता है, एक आता है विज्ञान और एक आता है क्या? दोनों एक है या अलग अलग है? कैसे अलग है, कोई बता सके आप लोग? साइंस और टेक्नोलॉजी एक है या अलग अलग है? नहीं, जैसे आपका जो बोले साइंस का प्रयोग करके ही हम लोग टेक्नोलॉजी बनाते हैं। देखिए जैसे आप एग्जांपल सोचिए, साइंस क्या एक थ्योरी है, ये आपको कहीं दिखेगा नहीं, साइंस आपको कहीं नहीं दिखता है।
वो एक थ्योरी है, रूल है, रेगुलेशन है। अब जैसे मान के चलिए अभी आप लोग किस क्लास में आ रहे हैं, क्लास का कुछ नियम होता है, या अभी मान लीजिए बिहार सरकार ही चल रहा है, भारत सरकार ही चल रहा है, उसके कुछ नियम होते कि नहीं, कानून होते हैं, और उसी कानून के आधार पे हम लोग योजनाओं का निर्माण करते हैं, है कि नहीं। उसी तरह यहाँ भी है, साइंस का एक रूल है जिसको फॉलो करके क्या करना है। जैसे मान के चलिए आपको देखते ही तो पहला साइंस का रूल है। दूसरा फायदा क्या है, टेक्नोलॉजी का मेन प्रयोग क्या है, मानव हित में, यानी टेक्नोलॉजी किसके लिए बनाया गया है, मानव के काम को आसान करने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए। जैसे मान के चलिए अभी क्लास बहुत बड़ा है, ठीक है, मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं सकती है, तो हमें किसकी आवश्यकता है, माइक की और बॉक्स की, तभी तो मेरा आवाज़ दूर जाएगा ना। तो यहाँ माइक और बॉक्स क्या हो गया, लेकिन इस माइक और बॉक्स में देखिए साइंस के कौन कौन से रूल काम किए। एक ये जो प्लास्टिक का बना हुआ है, तो प्लास्टिक तो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। ये जो तार है वो भी आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तार के अंदर कौन कौन सा क्वालिटी होगा, यानी कैसे ये मेरे जो यांत्रिक ऊर्जा को, मेरे ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, फिर विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है कि नहीं। तो यानी ये सारे थ्योरी को मिला करके हम लोग एक माइक और एक बॉक्स बनाए। उसी तरह देखिए लाइट का ही प्रयोग करना, बल्ब क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके पीछे कई सारे थ्योरी है। इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग प्रयोग किए हैं, वायरिंग का प्रयोग किए हैं, हीट ट्रांसफ़र का प्रयोग किए हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र का प्रयोग किए हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं। एनर्जी बना कहाँ है, थर्मल पावर में, और पहुँचा कहाँ है, घर घर तक पहुँच रहा है। तो लोगों के काम को आसान करने के लिए जिस मशीन का हम लोग निर्माण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, और वो किस पे निर्भर करता है, साइंस के थ्योरी पे। क्या आप ये कह सकते हैं जो आजकल के एग्रीकल्चर में या टेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, एग्रीकल्चर में डेली लाइफ में आप लोग कहाँ कहाँ देख रहे हैं, मतलब आप लोग कोई ऐसा है जो कम से कम 5 ऐसे फायदे बता सकते हैं टेक्नोलॉजी के। काम करना आसान, वो हम एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, वो तो पता है क्या क्या, जैसे कहाँ कहाँ देखे, कैसे काम आसान हो गया। कहाँ, वही तो एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। देखिए एक चीज़ आपको बताए, कभी भी हार्ड ने बनाइए, जितना आसान माना। आप लोग 3 इडियट मूवी देखेंगे नहीं, उसमें जो पहला जो पूछता मशीन क्या है, तो वहाँ 2 आंसर आया था। एक आंसर आया था किसका, एक आया था आमिर खान का, और एक दूसरा कौन था, साइलेंसर उसको कहते थे ना। हाँ, दोनों आंसर सही थे, लेकिन समझने में आसान कौन हुआ। तो साइंस का काम वही, वो जो आमिर खान का वहाँ समझाने का एक ट्रिक था कि वो मूवी बहुत सुपरहिट क्यों माना जाता, अलग क्यों है। कहा जाता है पढ़ाने को जितना आप आसान कीजिए उतना फ़ायदा रहेगा। टेक्नोलॉजी का प्रयोग आप लोग घर से देख लीजिए। घर से कहने का मतलब जैसे मान लीजिए आजकल सिलेंडर ही ले लीजिए, पहले आप लोग लकड़ी को चुन के लाना पड़ता था, फिर उसके जलाना पड़ता था, स्वास्थ्य के लिए खतरा, फिर जलाने में आधा घंटा लग जाता था, है कि नहीं। लेकिन अब गैस में हल्का सा घुमाइए, अब तो ऐसा हो गया लाइटर लगाने की जरूरत ही नहीं, बस खाली वो रेगुलेटर घुमा दिए जल जाता है, होता कि नहीं। उसके अलावा आप देखते हैं पहले आप पैदल पढ़ने आते थे, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई बाइक से आ रहा है, कोई ज़्यादा पैसे वाला है तो 4 व्हीलर से आ रहा है कि नहीं। तो ये भी टेक्नोलॉजी तो है। पहले आप पेड़ के नीचे गर्मी में रहते थे, फिर हाथ वाला पंखा आया, वो भी टेक्नोलॉजी है। जरूरी नहीं है सब साइंस उसी रूल को रहे, यानी वहाँ भी देखिए क्या हाथ वाला पंखा भी टेक्नोलॉजी कैसे है। याद रखिए पंखा कोई हवा देता नहीं है, क्या पंखा हवा देती है, आसपास के जो वायु है, हवा है, उसकी गति को वो बढ़ा देता है। तो पहले वो धीमी गति से बढ़ाता था, टेक्नोलॉजी बढ़ा, फिर पंखा आया, और जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा कूलर आया, फिर एसी आया। तो ये आपके हर घर में, जब आप खेती की ही बात करते हैं, खेती में पहले आप क्या करते थे, सबसे पहले प्राचीन काल में पत्थर से खुदाई की जाती थी, फिर आया कौन सा, हल, वो भी एक टेक्नोलॉजी है, लोहे का प्रयोग हुआ। और लोहा क्या है, एक तरह से मेटल है। आप मेटल का प्रयोग आप किसके लिए किए, खेती के लिए। फिर ट्रैक्टर आया। अब तो देखिए
खेती का होता है दौनी कर, दौनी समझते हैं ना आप लोग? पहले कैसे होता था? बैल से भी होता था, नहीं तो पहले जत्ता रख दिया जाता था, महिलाएं पीटते रहती थी, है कि नहीं? यानी हर काम हर जगह आपके एग्जाम्पल है। अगर आप टेक्नोलॉजी चाहे तो दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो टेक्नोलॉजी का नहीं है। आप मोबाइल यूज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी है, टीवी टेक्नोलॉजी है। आप देखिए आईपीएल कहाँ हो रहा है, हम लोग यहाँ बैठ के देख रहे हैं। अब तो ऐसा हो गया रिपीट टेलीकास्ट भी देख सकते हैं, है नहीं? कोई भी चीज़, इस क्लास में कितना टेक्नोलॉजी है, बोर्ड है, पेन है, उसके बाद जो आप लोग चप्पल और कपड़े पहने हैं वो भी टेक्नोलॉजी है। उसके बाद ये क्या कैमरा है, टेबल है, बेंच है, ये सब क्या है? यानी टेक्नोलॉजी ये मत केवल साइंस तरह दिखेगा जो आपके काम को आसान कर दे। उनका यही एग्जाम्पल थ्योरी था ना आमिर खान का, मशीन हो या टेक्नोलॉजी जो मानव के काम को आसान कर दे। लेकिन दिक्कत ये है अगर उसका उसी पर निर्भर हो जाइएगा तो आप लोग धीरे धीरे क्या हो जाइएगा? बहुत ही आलसी और कमज़ोर। पहले के बच्चों में हम लोग समय में कबड्डी खेलते थे, खो खो खेलते थे, दोलम पत्ता समझते हैं आप लोग, पेड़ पे चढ़ने वाला जो होता था खेल। लेकिन आज के टाइम में आप कुछ भी खेलिए कहाँ पे खेलते हैं? तो माइंड तो विकसित हो रहा है लेकिन शरीर कमजोर हो रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये समझिए एक तरह से एक मशीन है या एक तरह से प्रयोग है जो किसके लिए किया जाता है? मानव के काम को आसान और सुविधाजनक करने के लिए, ठीक है। और इसका प्रयोग कई जगह होता है, जैसे समय को बचाने के लिए होता है कि नहीं? गति को बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन ये सब किस पे निर्भर करता है? साइंस के थ्योरी पे निर्भर करता है। यानी साइंस एक थ्योरी है जिसके आधार पे किसका निर्माण हुआ है? हम लोग साइंस का प्रयोग नहीं करते, हम लोग प्रयोग करते हैं टेक्नोलॉजी का। लेकिन टेक्नोलॉजी बिना साइंस के बनता नहीं है। जैसे मान चले एरोप्लेन ही चलता है तो एरोप्लेन का कभी देखें आगे का भाग नुकीला क्यों होता है, ऐसे क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए जब ये लोग चलता है तो 300 से 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर रफ्तार से चलता है। अब उसी गति में हवा तो सेम उसी गति में फोर्स लगाएगा ना, ऐसे चलेगा तो इसको आगे बढ़ने। लेकिन जब यहाँ पे आता है तो हवा टकराए कहाँ भाग जाता है? इसलिए रास्ते में कोई अवरोधक नहीं होता है। तो यहाँ भी बनाने के पीछे भी रूल कर रहा है कि नहीं? और ये सब ये कहाँ से सीखा है? और साइंस में कहाँ से थ्योरी आया है? पक्षी से। पक्षी का चोंच भी उसी तरह होता है कि नहीं, ताकि हवा को वो काट सके। तो याद रखिएगा प्रौद्योगिकी हमारे फायदे के लिए बनाया गया मशीन है या तकनीक है जो किस पे निर्भर करता है? विज्ञान के नियम पे। तो आपका जो टॉपिक है वो विज्ञान है और ये है मुख्य परीक्षा का टॉपिक। जब आप लोग मेंस लिखिएगा तो अभी तक तो 2 क्वेश्चन टेक्नोलॉजी से करना पड़ता है। अब नया सिलेबस आया है उसके बाद देखेंगे, यानी 68वीं का जो मेंस होगा उसमें पता चलेगा जब टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन कितना घटा रहा है या रहा है। नहीं, अभी तक के हिसाब से 72 नंबर का सवाल टेक्नोलॉजी से आता था। तो यहाँ प्री में से सवाल नहीं आएगा, प्री में सवाल आएगा आपका साइंस से, ठीक है। तो हम लोग शुरू किससे करेंगे? यांत्रिकी। यानी जितना भी आप विषय पढ़ रहे हैं सबसे आसान विषय फिजिक्स है। फिजिक्स इसलिए आसान है इसमें फैक्ट नहीं के बराबर है ही नहीं है। केमिस्ट्री में क्या है? केमिस्ट्री में आपको एसिड ही पढ़ना पड़ा, बहुत सारा एसिड है, मेटल्स ही है तो आपको कितने सारे मेटल्स है सबको याद करना थोड़ा सा उसके लिए। एक यही ऐसा टॉपिक है जिसमें फैक्ट ज़्यादा, केवल क्या है? कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट के आधार पर आप फैक्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत आप ही लोग से करते हैं। यांत्रिकी किसे कहते हैं? और कोई? यांत्रिकी देखिए गति क्या है? गति आप लोग बता सकते हैं? गति किसे कहते हैं? देखिए याद रखिएगा यहाँ गति जो हम लोग मोशन, और मोशन शब्द किससे आया है? आप लोग
चलिए बायोलॉजी नहीं हुआ तो आप लोगों के साथ सवाल पूछे होंगे एक बार, मूवमेंट और लोकोमोशन, इसी से मोशन भी आया है, लोकोमोशन से ही। मूवमेंट का मतलब ही गति होता है और इसका गमन या गति दोनों लिखा हुआ रहता है। हिंदी में हम बार बार इंग्लिश क्यों कह रहे पढ़ने के लिए, यहाँ पे क्या होगा, गति के 3 वर्ड आ जाते हैं, मूवमेंट भी लिखा हुआ आएगा, लोकोमोशन भी आएगा, और लेकिन इंग्लिश में इसका सबका अर्थ अलग अलग हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग इंग्लिश वर्ड को ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि देखिए दोनों में अंतर क्या है, मूवमेंट और लोकोमोशन पे। बताइए। लोकोमोशन उल्टा कह दिया। मूवमेंट होता है वो एक ही जगह होता है, जैसे मान लीजिए अभी हम हाथ हिला रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है मेरे शरीर में, ये गति, यानी वहाँ हिंदी के हिसाब से गति कर रहा है। हिंदी में कन्फ्यूजन, हिंदी में दोनों को गति शब्द यूज कर दिया गया, इसीलिए हम लोग कहते हैं हिंदी पे ज़्यादा फोकस। साइंस पढ़ते समय थोड़ा सा अंतर रखना पड़ेगा। गति मतलब क्या होता है, आप अपने मूवमेंट मतलब शरीर को गति दे रहे हैं, हिल अपना जगह को छोड़, जैसे पेड़ पौधा डालियाँ हिल रही है उसकी, लेकिन वो जहाँ है वही है। तो मूवमेंट में क्या होता है, शरीर के अंग हिल डुल रहे हैं लेकिन अपना स्थान छोड़। लोकोमोशन क्या, जब हम अपना स्थान बदल देते हैं तो उसे कहते हैं लोकोमोशन। तो इसको एक गमन भी कहते हैं और कहीं कहीं गति भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को हिंदी मीडियम के लोगों को कन्फ्यूजन क्यों हो जाता है, हम लोग गति सीधे लोकोमोशन मान के ही चल जाते हैं। लेकिन आप लोग को इंग्लिश वर्ड को फोकस करना पड़ेगा। मूवमेंट मतलब एक ही जगह रह करके गति करना है, और लोकोमोशन क्या है, अपना स्थान में परिवर्तन करना है। तो यहाँ भी ये जो मोशन है ये लोकोमोशन वाला ही, ये मूवमेंट वाला गति नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ जो गति जो हो रहा है, यानी कोई भी वस्तु अपना जगह छोड़ रहा है, या चलिए मूवमेंट ही हो रहा है, हाथ ही हम हिला रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ही ना। क्या बिना कारण के कोई काम होता है? तो यहाँ यांत्रिकी में आपको 2 चीज़ पढ़ना है। पहला, गति क्या है, और गति है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ही। तो गति का कारण क्या है, तो ये आप किताबी लैंग्वेज में आपको नहीं जाइए, क्योंकि आप लोगों को सब्जेक्टिव नहीं लिखना है, एग्जाम में लिखना नहीं है। टेक्नोलॉजी में नॉर्मल ये थ्योरी नहीं आएगा। याद रखिएगा, आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी करें तो वनडे एग्जाम में आपको समझना आवश्यक है, ताकि आप क्वेश्चन को समझ सकें, और जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना आपका फैक्ट अपने आप तैयार हो जाएगा। तो यहाँ आपको किताबी लैंग्वेज में जाना है, बस बेसिक समझना है। यांत्रिकी क्या है, जो फिजिक्स की वह शाखा है जिसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, गति का, और गति के पीछे कारण का। ठीक है, बाकी आप कुछ भी देखिए, जो भी आपको टॉपिक लिखाया गया है इसको छोड़ दीजिए, चाहे गति हो, कार्य हो, शक्ति हो, ऊर्जा हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो, ये सब क्या है, गति करवाता है। जैसे आप मान लीजिए छत पे खड़े हैं और नीचे आप अचानक आगे एक कदम आगे बढ़ा देते हैं, तो आप अपना जगह छोड़ देंगे कि नहीं, नीचे आ जाइएगा। क्यों, नीचे कौन ला रहा है आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरह शक्ति या ऊर्जा, एनर्जी भी कभी कभी आपको आगे बढ़ाता है। जिससे मान लीजिए 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, या आप ही लोग बिना खाए आप चाह के भी आगे नहीं बढ़ सकते, आपको एनर्जी चाहिए। उसके अलावा आप लोग कुछ भी देखिए, द्रव के समान प्रेशर हो, फिर इसके बाद टेम्परेचर हो, ये सब भी आपको कहाँ काम करेगा, गति करने में सहायता प्रदान करता है। ये टॉपिक थोड़ा अलग है, बाकी ये सब क्या है, गति और गति करने के कारण है। तो यांत्रिकी में हम लोग बस इतना ही देखते हैं। तो उसका परिभाषा पहले लिख लीजिए यांत्रिकी का, लिखिए। यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें गति और गति के पीछे के कारण का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें गति और गति के पीछे के कारण का अध्ययन किया जाता है।
यानी ये जो आप 8 टॉपिक देखें, सॉरी ये जो 6 टॉपिक देखेंगे आप यांत्रिकी के, ये सब किसको डिफाइन करेंगे? गति को और उसके पीछे के कारण को। बस ये टॉपिक है मापन और मेजरमेंट क्या है, क्योंकि आप आगे फिजिक्स में जो भी देखिएगा, कहीं भी देखिए तो आपको यूनिट के बिना काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि चाहे वो ये टॉपिक देखिए या ये टॉपिक देखिए, आपको हर जगह यूनिट का काम पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हमको बेसिक्स सीखना चाहिए कि नहीं? आप इस तरह मान के चलते हैं, जिस तरह आप लोग हिंदी सीखने के लिए पहले ओ आ सीखते हैं, उसी तरह फिजिक्स सीखने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा? मापन और मात्रा। और याद रखिएगा पूरे फिजिक्स में आप लोग, बहुत लोग तो ज्योग्राफी पढ़े भी होंगे, तो याद रखिएगा ज्योग्राफी में लोग कहता है कि बिना मैप के ज्योग्राफी काम नहीं करेगा। लेकिन मैप के अलावा मैप से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? यानी जिस व्यक्ति का फिजिक्स कमज़ोर होगा वो ज्योग्राफी कभी भी समझ, या कोई भी ऐसा है जो ज्योग्राफी पढ़े हो, ऐसा लगता हो तो कोई ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स से मतलब नहीं रखता है? एक भी टॉपिक ज्योग्राफी का? किसी ने ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन किया है कि नहीं? नहीं किया है? तो बिना फिजिक्स के आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते, ये कंफर्म है। हाँ, रट ले अलग चीज़ है, लेकिन रटा हुआ चीज़ भी आपको फिजिक्स में घुसना ही पड़ेगा। उसी तरह बिना मैथ के फिजिक्स नहीं होगा। तो हर विषय को समझने के लिए दूसरे विषय का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जहाँ तक चलिएगा आपको फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। देखिए याद है कि आप लोगों को कभी भी न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, लेकिन फॉर्मूला फिर भी याद रखना इसलिए पड़ेगा कि फॉर्मूला से ही आप इकाई निकाल पाइएगा। ठीक है, अगर याद, देखिए जाहिर सी बात है सबको तो इकाई याद रहता नहीं है और याद रखना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो उस कंडीशन में आपको अगर फॉर्मूला याद है, तो फॉर्मूला बहुत कम है, फॉर्मूला याद है तो उस फॉर्मूला के आधार पर आप इकाई को निकाल सकेंगे। वो हम लोग आगे देखेंगे। तो याद रखिएगा मैथ के बहुत सारे रूल यहाँ काम करेंगे, किसमें? फिजिक्स में। और यही फिजिक्स अगर आप पढ़ते रहिए तो आप ये समझ लीजिए ज्योग्राफी का लगभग 20 से 30% टॉपिक आपका ज्योग्राफी का यहाँ पे कंप्लीट होगा। बाकी फैक्चुअल पॉइंट आप लोगों को ज्योग्राफी क्लास में चलेगा। तो हम लोग जो पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा मापन। मेजरमेंट। इसका पहले परिभाषा से क्लियर करते हैं। परिभाषा लिख देते हैं, आप लोग लिखिए। पहले परिभाषा लिख लीजिए तब क्लियर करते हैं। भौतिक राशि के परिमाण को संख्या में व्यक्त करना मापन कहलाता है। भौतिक राशि का इंग्लिश है फिजिकल क्वांटिटी। देखिए परिमाण है, परिणाम नहीं लिखिएगा। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, अब परिणाम यानी रिजल्ट। तो शब्द लेटर इधर इधर हो जाएगा तो उसका अर्थ बदल जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो परिभाषा है इसमें आपको दो जगह दिक्कत होता है, एक परिमाण पे और एक, बाकी तो नॉर्मल लाइन है। यानी भौतिक राशि को संख्या में, भौतिक राशि के परिमाण को संख्या में व्यक्त करना। अब देखिए
हम लोग तो मानव क्या है, भौतिक अवस्था में है कि नहीं हम लोग। तो हम लोगों में को कौन कौन से गुण हैं जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। यानी पहला जो आप लोग देखते हैं भौतिक राशि, याद रखिएगा राशि जहाँ भी होगा तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जहाँ राशि शब्द यूज किया जाए। तो यहाँ जो भौतिक राशि है, तो जैसे मान लीजिए मानव की ही बात करते हैं, तो मानव के तो बहुत सारे गुण हैं। तो मानव के किस किस गुण को हम लोग संख्या में काउंट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मेरी हाइट आप माप सकते हैं संख्या में, मेरा वजन, मेरे शरीर के अंदर का प्रेशर, भाई बीपी मापते हैं कि नहीं संख्या में, टेम्परेचर, हड्डियों की संख्या, हड्डियों यहाँ हटाए वहाँ पे तो हटाइए, वो तो अलग है, संख्या हो गया केवल। या हमारे अंदर का जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है उसका गति माप सकते हैं कि नहीं, यानी ये चीज़ माप सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, एक भौतिक राशि हो गया। यानी शरीर के वो, यानी कोई भी जीव हो या कोई भी पदार्थ हो जिसको हम लोग संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे शरीर के अंदर कुछ और सारे भी गुण हैं, जैसे गुस्सा संख्या में माप सकते हैं। फिर कलर, कितना संख्या, कितना ग्राम को ये माप सकता है, गोरा है कि काला है। यानी हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ है, जैसे आपका गुस्सा, आपका जो है नफरत, आपका कलर, आपका विचार, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। फिजिक्स में भौतिक घटनाएं तो होती है, लेकिन वो सारी भौतिक घटनाएं हम लोग नहीं पढ़ते हैं। उन्हीं भौतिक घटनाओं को पढ़ते हैं जिसे आप संख्याओं में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग फिजिक्स में कभी भी आप लोग ये नहीं कहिएगा सर जो कोई व्यक्ति काला है कि गोरा है कि नहीं, वो इसकी चर्चा यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि इसको हम लोग संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये जो भौतिक राशि सेम चीज़ है, वो भौतिक गुण जिसे हम लोग संख्या में माप सकते हैं। ठीक है, तो नीचे नोट करके एक पॉइंट खाली लिख लीजिए, नोट करके देखिए, वे भौतिक गुण जिसे संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, जिसे संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, भौतिक राशि कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा संख्या, जहां राशि शब्द हो वहां उसके साथ संख्या जुड़ा हुआ ही होगा। जैसे मान चलिए अभी यहाँ के एयर प्रेशर आप लोग माप सकते कि नहीं, वर्षा की मात्रा माप सकते हैं, या वायुमंडल का टेम्परेचर, आप जो कोई सामान खरीदते हैं उसका वजन, एरिया, फिर वॉल्यूम, ये सब माप सकते हैं कि नहीं संख्याओं में। तो याद रखिए जो जो चीज़ संख्याओं में मापा जाएगा उसी को हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। और यहाँ जो भौतिक राशि का जो परिमाण है उसको संख्या में व्यक्त करना क्या कहलाएगा, मापना। मापना है, लेकिन किस में मापना है, संख्या में मापना है। ठीक है, बोलिए। तो अभी वहाँ तक आए कहाँ है, अभी बस एक लाइन लिखा है। तो परिमाण का भी थोड़ा फॉर्मूला क्यों, अभी क्या बताते, फिजिक्स में आपको मैथ की आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी ये टॉपिक कभी तो शुरू ही हुआ है। ठीक है, अभी बस ये याद कि इसको संख्याओं में काउंट, बिना अगर जिसको संख्या में आप काउंट नहीं कर सकते हैं तो उसमें मात्रक कैसे लगा दीजिएगा, लगा सकते हैं। तो बस ये याद रखिएगा भौतिक राशि, राशि मतलब संख्या, और वे भौतिक गुण जिसे हम संख्या में व्यक्त करते हैं उसे कहते हैं भौतिक राशि। और जब उसका परिमाण निकालना है तो परिमाण निकालने का जो फॉर्मूला होता है भौतिक राशि का परिमाण बराबर क्या होता है, मात्रक, जिसको हम लोग पी क्यू यानी फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू को एन से डिनोट कर दिए और इकाई को यू से। तो ये होता है भौतिक परिमाण का फॉर्मूला। यानी
संख्यात्मक मूल्य और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, मात्रक या इकाई, दोनों एक साथ है। पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा। देखिए जब भी हम लोग परिमाण निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो पहले तो आपको पता है जो हम लोग भौतिक राशि का ही निकालेंगे, और राशि है, राशि मतलब उसको किस में काउंट कर सकते हैं, संख्या में, और जिसको संख्या में काउंट नहीं किया वो राशि नहीं है। लेकिन जब हम लोग परिमाण निकालते हैं तो राशि के साथ साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मात्रक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अब मात्रक अगर गलत हो गया तो टोटल चीज दोनों, यानी दोनों का महत्व है। अगर एक को बदलेंगे तो दोनों को भी बदलना। जैसे मान के चलिए हम पूछ रहे किसी व्यक्ति से, जैसे आप ही से पूछ रहे आपका वजन कितना है, 60 kg कीजिए, किसी 60 कह देगा हम ग्राम भी समझ सकते हैं, है कि नहीं। अगर आपका वजन है 60 तो ये हो गया संख्या और ये क्या हो गया, यूनिट। अगर आप इधर या उधर कहीं बदलाव किए, अब इसके जगह पे ग्राम लिख दिए, क्या 60 ग्राम लिखेंगे, तो उसके जगह हमको कितना करना पड़ेगा, 60,000 करना पड़ेगा, क्योंकि एक में बदलाव करेंगे तो उसको भी बदलाव करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कभी भी परिमाण निकलता है तो दो चीज एक साथ आता है, संख्या और इकाई या मात्रक। और याद अब कभी कभी देखे हैं जैसे इंटर या मैट्रिक में मैथ किसका रहा है और किसको लगा है जो हमको नंबर में क्या वहाँ पे एग्जाम में नंबर काटा गया। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे हम और आप दोनों एग्जाम दे के आए, दोनों का आंसर सही एक ही मिल रहा है, 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन आप भी किए, 10 क्वेश्चन हम भी किए, लेकिन 10 का आंसर लोगों में, बच्चों में एक आदत होती है निकलने के बाद पहले मिलाता है, तुम्हारा कितना नंबर है, इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, और मिलाएगा किससे, जो उसके कॉलेज या स्कूल का सबसे बेस्ट स्टूडेंट होगा, जो 100 लाने वाला रहेगा। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका 100 में 100 लगातार आ रहा है और आपने उससे मिलाया, 10 क्वेश्चन है, 10 के आंसर मिल गए, लेकिन पता चला उसको फिर 100 में आया, आपको 100 में 80 75 आया। ऐसा हुआ है किसी के साथ कि नहीं, किसके साथ ऐसा हुआ है, जो सबको लगा है जी मेरा 10 नंबर 20 नंबर घट गया है, तो गलती किसकी है, आपकी या आयोग की, किसकी गलती है, कैसे। अभी जैसे उससे वजन पूछने 60 लिख दिया, अब देखिए बताते समय पूछे, मैं से मान लीजिए पूछ दिया भाई कितना उसका गति रफ्तार होगा, आंसर 120 किलोमीटर प्रति घंटा, चलिए आंसर आ गया। अब जो 120 किलोमीटर पर आवर लिख दिया वो ठीक है, बहुत लोग 120 लिख के ही छोड़ देता है, अब वहीं छोड़ दिए तो वहाँ आपका 5 नंबर कट जा रहा है। आंसर तो आप 120 मिला दिए लेकिन इकाई लिखना भूल गए। जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में इसका एक बेहतर एग्जाम्पल दिया है, जैसे एक व्यक्ति बच्चा जो है, जैसे 5 साल का बच्चा, उसकी माँ भेजती है जाओ 2 किलो चावल लेके आना, ठीक है। जो बच्चा जब दुकान की तरफ जाता है तो भाई बच्चा है कहीं फंस जाएगा खेलने के लिए, तो खेलते खेलते जब दुकान तक पहुंचा तो उसे केवल 2 ही याद रहा और केजी भूल गया। अब दुकानदार के पास कहता है जो अंकल हमें 2 चावल चाहिए, तो क्या वो देगा, वो नहीं, भले अनुमान पे आप दे दे अलग चीज़ है, लेकिन अनुमान यहाँ पे नहीं चलेगा। तो समझ गया जो बच्चा कुछ भूल रहा है, तो फिर बोलता जाओ घर पे अपने मम्मी से लिखवा के लाना क्या लगा, फिर वो जाता है घर, मम्मी से लिखवाता 2 केजी चावल चाहिए, तब वो 2 केजी निकाल के देता है। 2 याद था फिर भी उसको चावल नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, वो लिख नहीं पाया, है कि नहीं। हर जगह आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर आपके पास यूनिट नहीं हो तो उस संख्या का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ जब भी अगर भौतिक राशि का परिमाण होगा तो संख्यात्मक मूल्य भी होगा, और अगर एक को भी बदलेंगे तो दूसरा अपने आप बदल जाएगा, है कि नहीं। जैसे आप लोग ज्योग्राफी में शायद कौन कौन ज्योग्राफी पढ़े हुए हैं, तो आप ये बता सकते हैं जो समुद्र में जो है पानी की मात्रा क्या, एक सवाल देते उस पर आप बताइएगा, यानी समुद्र में नमक की मात्रा, समुद्री पानी में, सवाल ये समझ में आया, समुद्री पानी में नमक का परसेंटेज कितना होता है, यानी समुद्री पानी में नमक का प्रतिशत कितना होता है, सवाल समझ में है ना।
बता सकते हैं? समुद्र के पानी में नमक की मात्रा कितनी होती है? कितना प्रतिशत बताइए? 3.5। देखिए वहां आप लोग को दिखता होगा 35 दिखता होगा, तो यहाँ पे 2 शून्य लगा दिया जाता है 1000 में, लेकिन वो 1000 पे निकाला गया है। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ 2 शून्य की जगह पे 1 शून्य कर दिए तो इस कितना हो जाएगा? तो ये भी एक तरह से भले मात्रक नहीं है, लेकिन ये मात्रक का ही यूज होता है। अगर मात्रक में थोड़ा सा बदल दीजिएगा तो आपका आंसर भी बदल जाएगा। और लोग जल्दबाजी में क्या करके आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या आंसर? ये चीज़ आप लोगों से वहाँ गलती हो जाएगा। जब आप लोग कोई सवाल बनाइएगा तो सब संख्या, अब आजकल क्या हो गया, जो 5-10 जो है मैथ के सवाल दे देता है, 10 सवाल। इसके अलावा भी आप लोग कई सारे फॉर्म भरेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग बीएड का किए हैं, तो आप टीचर तो बनना है, तो बीपीएससी तो पास करना ही पड़ेगा। तो वहाँ मैथ के सवाल में भी आप अगर इकाई छोड़ देंगे तो होगा क्या, आंसर सब मिला हुआ रहता है। 120 भी रहेगा तो 12 भी रहेगा, 1200 भी रहेगा, है कि नहीं? तो उसके आधार पर आपको तय करना है। तो याद रखिएगा, जब भी आप कीजिएगा तो भौतिक राशि में का परिमाण निकालेंगे तो संख्या के साथ क्या क्या रहना आवश्यक है, और वही सही बिना मात्रक के आपका आंसर 0 के बराबर है। क्योंकि आप वही DU BHU में जाएंगे तो वहाँ आधा नंबर नहीं देता है। देखिए CBSE में लड़कों को 99% तो क्यों आ जाता है, स्टेप मार्किंग होता है, जहाँ से गलत हुआ उसके बाद नंबर कटता है। लेकिन जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी होते हैं वहाँ गलत कहीं भी हो, पूरा मान आप सही बनाए, अब मान लीजिए 120 kg लिखना था, खाली 120 लिख के छोड़ दिए तो नंबर 0। तो इसीलिए जो लोग यहाँ 99% लेके आता है CBSE में, DU में 60-55% जाते जाते उसका हवा टाइट हो जाता है, क्योंकि वहाँ कोई स्टेप मार्किंग नहीं मिलने वाला है। तो ये लाइन खाली आप लिख लीजिए, भौतिक राशि का परिमाण बराबर संख्यात्मक मूल्य गुना मात्रक। कि दोनों बराबर महत्व है, बराबर। एक में भी बदलाव तो दोनों में अपने आप बदलाव हो जाएगा। यानी दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है। लिख लिया आप लोग? तो अब भौतिक राशि तो आप लोग देख ही रहे हैं, और पता है राशि है तो उसका परिमाण तो होगा ही, यानी जहां राशि होगा तो परिमाण। लेकिन हम लोग फिर भी भौतिक राशि को बांटते हैं कितने भाग में, कौन कौन से? और याद है आपको हम बताए थे एक चीज, जब भी हम लोग बंटवारा करते हैं तो कोई न कोई आधार रखते हैं। तो यहां आधार क्या रखेंगे, परिणाम तो दोनों में है, ऐसा याद रखिएगा। परिमाण तो दोनों में है, लेकिन अंतर जो है उसी को हम लोग कहते हैं आधार। आखिर किस आधार पर बांटते हैं? तो लिखिए, हेडिंग दीजिएगा या अगला पॉइंट करके लिखिए इसे, दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर, दिशा यानी डायरेक्शन के आधार पर भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा जाता है। भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा जाता है। अदिश राशि और सदिश राशि, यानी स्केलर क्वांटिटी और
वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए पहला पॉइंट, राशि शब्द यूज हो तो परिमाण तो उसमें होगा ही होगा, यानी उसमें कोई आपको डॉट या कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए इसको समझने से पहले एक चीज याद है, कौन ऐसा जो लेखक है जिसने ये कहा है नाम में क्या रखा है, क्या वो लाइन सही है? क्योंकि अगर वो अपने उसके नीचे भी उन्होंने अपना ही नाम लिखा था, अगर नाम में कुछ नहीं है तो नहीं लिखता अपना नाम, केवल लिख के छोड़ देता। नाम लिखने के पीछे अर्थ होता है ताकि लोग को प्रसिद्धि मिले या उसको लोग समझ सके। तो यहाँ भी आप देखिए नाम के आधार पे आप तय कर सकते हैं। दो है हिंदी में, अदिश और, आप अनुमान पे बताइए दिशा किस में होगा और किस में दिशा, क्यों अदिश में दिशा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप लोग व्याकरण पढ़े होंगे तो उसमें समास या संधि पढ़े होंगे, ठीक है? तो उसमें आप लोग क्या दिया, अ मतलब नहीं, स मतलब रहना, ठीक है? तो इसमें अदिश यानी दिशा नहीं है। और ये क्या है, यहाँ एफ लिखा हुआ होगा, देखिए चलिए। तो नाम में ये अदिश यानी इसमें दिशा नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटी देखिए परिमाण तो दोनों में है, अंतर किस चीज का है? तो एक में डायरेक्शन है और एक में डायरेक्शन, तो किस में डायरेक्शन नहीं है और सदिश में है। तो इसके नीचे आप लिखिएगा, अदिश के नीचे देखिए अदिश राशि, अदिश राशि वे भौतिक राशि है, वे भौतिक राशि है जिसमें परिमाण तो है, परिमाण तो है लेकिन दिशा नहीं है, दिशा नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आप कॉमन सेंस लगा लीजिए। देखिए फिजिक्स में हर एग्जाम्पल लिखाया नहीं जाता है, यहाँ आपको दिमाग खुद से लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक केवल रटने वाला विषय था और ये ऐसा विषय है जो दिमाग चलाने वाला विषय है। कोई भी चीज़ देखिए आप याद ऐसे पॉइंट वाइज याद नहीं करना आपको। जैसे हमने क्या, दिशा नहीं होगा, जैसे तापमान, इस रूम का तापमान कितना है अभी, या चलिए उसी का तापमान कितना है 17 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, किस दिशा में है पता चल रहा है आपको? या हम ये कह सकते हैं इस घर का एरिया कितना है, आप निकाल सकते हैं संख्या में, किधर दिशा पता चल रहा है? या यहाँ का जो एयर प्रेशर है किधर है, सभी दिशा में होता है, यानी कोई फिक्स दिशा। यानी जब आप कोई चीज़ आपसे पूछा जाए और आप थोड़ा सोचिए कि क्या इससे हमको दिशा का पता चलता है, अगर चल रहा है तो सदिश में डाल दीजिए, और नहीं, अब ऐसा नहीं किसी को पता चला फोर्स, फोर्स क्या है, कैसे पता चलेगा वो वेक्टर है? क्योंकि आप फोर्स लगाए तो किसी एक दिशा में लगा रहे हैं ना। जब आप गेट को खोल रहे हैं, खोल रहे या तो अंदर खोल रहे हैं या आप स्लाइड कर रहे हैं इधर, या तो यहाँ आपको दिशा पता चल जा रहा है ना। तो आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर कोई भी अगर सवाल 4 ऑप्शन दे तो चारों को दिमाग में पहले सेट कीजिएगा, क्योंकि बाकी सब शब्द यहाँ यूज होगा, उसका परिभाषा भी, उसका एक्सप्लेनेशन भी होगा, उसके आधार पे आप लोग तय कीजिएगा कि क्या इसमें दिशा है कि नहीं है। कोई एग्जाम्पल अनलिमिटेड है, तो सदिश में क्या, जैसे मान चलिए एक एग्जाम्पल ही हम लोग लेते हैं, दूरी, यानी क्या स्केलर है या वेक्टर है?
कैसे? देखिए दूरी मतलब क्या, जैसे आपको यहाँ से पूछना है, जो यहाँ से चलिए फरक्का नाम सुने कि नहीं आप लोग? मालदा, उसकी दूरी है 300 किलोमीटर। किधर है बताइए, कोई पता है? तो दूरी आपको पता है 300 किलोमीटर है, लेकिन आपको दूरी पता, ये क्या है, दिशा पता है। ये जब हम लोग विस्थापन की बात करते हैं तो वहाँ हम लोग क्रिया कर देते हैं पूरब की दिशा में 300 किलोमीटर। तो यानी वहाँ दिशा आपको हम लोग क्या किए, बता दिए। तो बस दूरी जो है, दूरी केवल एक लेंथ को माप रहा है, लेकिन वो दिशा नहीं बता रहा है। या आप ही से पूछा जाए यहाँ से केरल की दूरी कितनी है, तो दूरी तो आप पता कर लेंगे, लेकिन किस दिशा में है, चलिए अनुमान पे आप सुन लीजिए। यहाँ अनुमान पे नहीं चलेगा। या जिस तरह मैथ या क्या बोले, फिजिक्स में मैथ आवश्यक है। मैथ में जितना दिया रहता है उसी से आपको सवाल बनाना होता है कि नहीं? एक्स्ट्रा आप जोड़ सकते हैं नहीं। उसी तरह फिजिक्स में भी या साइंस में भी जितना कॉन्सेप्ट है उसी से अनुमान आपका हो सकता है, अनुमान सही निकल जाए, लेकिन अनुमान गलत होने के चांसेस भी है। जैसे मान के चलिए यहीं से अभी मान से मालदह की बात करें 300 किलोमीटर, तो ऐसे नॉर्मल कितनी दिशाएं होती है? 8। ऊपर नीचे, चूंकि ऊपर नीचे आप जा नहीं सकते, क्यों? नीचे तो आप जान सकते, ऊपर जान सकते हैं। 4 दिशा और 4 कोना। अब हो सकता है गलती से आप जिस पूरब बोल दिए, पूरब दिशा में वो आपको मिल जाए, लेकिन संभावना कितनी है सही होने की? प्रोबेबिलिटी 50% कैसे होगा? 1/8। तो यही 12 मैथ की आवश्यकता पड़ेगी। तो ज़्यादातर संभावना तो गलत होने की है ना, एक्यूरेसी तो है नहीं। तो याद रखिएगा, इसीलिए जहाँ क्लियर, यहाँ पे आपको 100% प्रोबेबल होना चाहिए, तभी वो इसमें डालेंगे। एयर प्रेशर क्यों रखते हैं, प्रेशर को उसमें क्यों रखते हैं? अब मान लीजिए यहाँ जो प्रेशर है उतना प्रेशर ये हम पे भी डाल रहा है, आप पे भी डाल रहा है, इधर भी डाल रहा है और चारों दिशाओं में डाल रहा है। इसीलिए हम लोग इसका एक निश्चित दिशा माप नहीं पा रहे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें परिमाण है लेकिन क्या नहीं है? उदाहरण में आप लोग लिख लीजिए, उदाहरण करके लिख लीजिए। दूरी, चाल, समय, तापमान इत्यादि। देखिए बाकी याद रखिएगा, अभी ये अदिश राशि ये समाप्त नहीं हुआ है। जितना 8 टॉपिक है, जैसे से मालिक जैसे कार्य शक्ति ऊर्जा आएंगे तो वहाँ भी हम लोग यूज करेंगे ये अदिश है कि सदिश है। यानी जैसे अभी, क्योंकि हर एग्जाम्पल यहाँ सेट नहीं कर सकते हैं, जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा वो 3 चीज़ आपके साथ हमेशा चलेगा। एक चलेगा सदिश है कि अदिश है, जैसे आप मान ध्वनि भी पढ़िएगा तो वहाँ भी वाइब्रेशन होगा या इलेक्ट्रिसिटी होगा या विद्युत विभव होगा, उसमें भी हम लोग दोनों चीज़ देखेंगे। वो क्या, जो अदिश है कि सदिश है और उसकी इकाई, दोनों आपके पूरे फिजिक्स के अंतिम टॉपिक तक चलेगा। अभी बस आप लोग किस केवल कॉन्सेप्ट समझिए, और हर जगह जैसे मान लीजिए हम लोग जब कार्य पढ़ाएंगे तो कार्य जो है वो अदिश है कि सदिश है, वहाँ भी आएगा। अदिश है तो अदिश क्यों है, सदिश है तो सदिश क्यों है। अभी बस आपको छोटा छोटा टॉपिक है, ये सब टॉपिक फिर से आएगा क्योंकि आप लोग का बेसिक चल रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किस में, तो सदिश में क्या परिभाषा हो जाएगा? दोनों। तो लिखिए, वे भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वे भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशि कहलाती है। एग्जाम्पल में आप लोग लिखिएगा, विस्थापन, वेग, बल,
त्वरण इत्यादि, अभी वो सब नहीं लिखिए। ठीक है, तो यानी भौतिक राशि में आपको 3 चीज़ देखना है। पहला, भौतिक राशि किसे कहते हैं, यानी वे भौतिक गुण जिसे संख्याओं में माप सकते हैं, और जिसे संख्या में नहीं माप पाएंगे उसे भौतिक राशि। दूसरा याद करना है, जहाँ राशि शब्द यूज होगा तो वहाँ 2 चीज़ तो जरूर होगा, एक संख्या और उसके साथ मात्रक। बिना मात्रक के संख्या नहीं होती। अब जैसे मान के चलिए हम यहाँ कह दिए भाई इस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप 50 बोल दिए, तो 50 एक संख्या है, राशि नहीं है। क्या इसके में यूनिट नहीं लगा सकते हैं ना, संख्या के साथ जब यूनिट आ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं परिमाण या राशि। तो आपको पता है राशि के साथ परिमाण होगा, लेकिन हम लोग फिर भी भौतिक राशि को 2 भाग में बांट देते हैं। किसके आधार पे? दिशा के आधार पे। और वो क्या क्या है? अदिश और सदिश। अदिश में दिशा और सदिश में दिशा होती है। ये टॉपिक लगातार चलेगा। अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट, मात्रक। ठीक है, यानी मात्रक हम लोग और किस नाम से जानते हैं? क्योंकि भौतिक राशि देख संख्या तो आपको पता ही रहता है, उसमें मात्रक ही था ना, तो मात्रक जानना आवश्यक है। तो हेडिंग दीजिए मात्रक। तो बताइए, कोई बता सकते हैं मात्रक? और कोई? जिस इकाई, वही इकाई तो पूछ रही, किस इकाई का? देखिए, जब परिभाषा दीजिए तो उस शब्द का प्रयोग उस परिभाषा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग जैसे दूरी का परिभाषा देते हैं, तो दूरी की परिभाषा देते हैं हम लोग क्या बोल देते हैं? संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो परिभाषा में वही शब्द यूज नहीं करना है कभी भी। ठीक है, तो बताइए कोई और। देखिए, कोई भी चीज़ हम लोग, जैसे आप ही लोग हैं, किसी चीज़ को मापने के लिए हम लोग क्या तय करते हैं? कोई न कोई एक आधार तय करते हैं, निश्चित आधार। वो आधार कुछ भी हो सकता है। जैसे मान के चलिए हम अपने लंबाई की बात कर रहे हैं, शायद आप लोगों से पहले भी पूछा गया जब आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, वही पॉइंट फिर से कहते हैं, हम लंबे हैं कि नाटे हैं, ये कैसे तय होगा? किसी को यहाँ आधार बना कर रख देंगे। चलिए आप ही में से किसी को यहाँ खड़ा कर दिए और कहेंगे ये है मात्रक, इकाई। कोई भी रेंडमली किसी को खड़ा कर सकते हैं, शुरुआत में रेंडमली ही लिया जाता, कोई इसके पीछे तर्क नहीं था। लेकिन हाँ, जिसको लिए गए हैं सब, जैसे मान के चलिए हमने इनको यहाँ खड़ा कर दिया और सबसे पूछ लिए भाई देखिए इसको हम लोग मात्रक मान रहे हैं, आप लोग सहमति दे रहे हैं? और सबने सहमति दे दिया। उसी तरह से मान लीजिए हम लोग मीटर को ही एक क्या किए, 2 हाथ का डंडा डाल दिए और इसको हम लोग क्या मान लिए? मीटर। और पूरे दुनिया से पता कर भाई देखिए इसको हम लोग मीटर मान के चल रहे हैं और सब ने सहमति दे दी। अब वो एक क्या हो गया? एक तरह से मात्रक हो गया। अब इनके बगल में हर व्यक्ति को खड़ा करेंगे, जो इनसे छोटा होगा वो हाइट में कम रह गया, जो इनसे हाइट में बड़ा होगा बड़े मतलब लंबा कहेंगे, और जो इनके हाइट का उसको एवरेज हाइट कहेंगे। यानी जरूरी नहीं किसी रेंडमली हम किसी को भी उठा सकते हैं। उसी तरह यहाँ क्या किया है, जो भौतिक राशि जो था, क्योंकि भाई बिना मापन के तो काम चलेगा नहीं। जैसे आप देखिए मापन का प्रयोग करने के पीछे कारण क्या है? लोगों के काम को आसान करना। अब जैसे मान लिया अभी आपको सब्जी ही खरीदने जाना है, अगर आपको मात्रक ही ना पता हो तो आप कैसे खरीदिएगा? खरीद सकते हैं आप लोग? या आप मार्केट में कहीं भी जाइए, आप व्यापार करने जाए, चाहे आप खेती ही कर रहे हैं, तो वहाँ भी बिना मात्रक का प्रयोग होगा। मान लीजिए आप गेहूँ चावल उत्पादन कर दिए, तो उसको आप बेचेंगे किस हिसाब से? कोई न कोई तो एक निर्धारित होना चाहिए कि नहीं, जो सबके लिए मान्य होना चाहिए।
तो यहाँ भी हम लोग मात्रक को क्या कहते हैं, जो भौतिक राशि का एक निश्चित मात्रा को हम लोग एक मात्रक मान लेते हैं और उससे क्या करते हैं, बाकी अन्य की तुलना करते हैं। अब जैसे मान चलिए हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ एक डंडा खींच दिया, मतलब एक रस्सी ले लिया और इसको हमने क्या मान लिया, 1 मीटर। कुछ भी मान सकते थे, हमने 1 मीटर ही मान लिया। अब आपको यहाँ से जनता चौक का दूरी नापना हो तो आपने क्या किया, इसी डंडे को, याद है बचपन में हम लोग खेलते थे गुल्ली डंडा, तो मापते थे कि नहीं, और मापते मापते पता चला आपने 1000 डंडा माप दिया, तो कितना दूरी हो गया, यानी 1 मीटर को कितना से गुना कर दिया आपने, तो ये हो गया 1000 मीटर। यानी दूरी आपको माप रहा है कि नहीं, यानी इसको हमने क्या मान लिया, आधार मान लिया। ऐसा आधार जो सब को मान्य है, ऐसा नहीं आप अलग मान लेंगे हम अलग मान लेंगे, ठीक है। वो भी हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग यूनिट पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे हम लोग व्यावहारिक इकाई यानी प्रैक्टिकल यूनिट। जो यूज अलग होता है, काम में अलग होता है, कुछ क्षेत्रीय इकाई भी होती है, वो सभी हम लोग आगे देखेंगे। तो याद रखिएगा, जो मात्रक होता है तो किसी भी भौतिक राशि का वो निश्चित मात्रा होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। याद है केमिस्ट्री में आप लोग बताए थे कि क्यों सभी तत्वों का एटॉमिक मास मापा गया था, कैसे, तो वहाँ हमने क्या किया था, कार्बन 12 के 12वें हिस्से को एक मात्रक मान लिया था। मान हम किसी को सकते थे लेकिन उसी को मान लिए कि शुरुआत तो आपको किसी से करना ही पड़ेगा ना। अब ये नहीं कहिएगा सर उसी को क्यों माने, तो भाई जिसको तोड़ना और टुकड़ों में बांटना थोड़ा आसान होता है, उसके लिए वो थोड़ा सा कि आपको काम आसान करना है, हार्ड। तो इसीलिए याद रखिएगा एक निश्चित मात्रा जिसे क्या करते हैं हम, तुलना, यानी मात्रा का काम क्या करना है, तुलना करना है। तो लिखिए नीचे परिभाषा में, ये पॉइंट वाइज लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, भौतिक राशि की निश्चित मात्रा को भौतिक राशि की निश्चित मात्रा को मात्रक कहते हैं, मात्रक कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, मात्रक तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है, मात्रक तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये समझिए मात्रक देखिए कुछ नहीं, बस एक अनुमान करने के लिए, काम को आसान करने के लिए। जैसे मान चलिए आप ही लोग हैं, यहाँ पे कई सारे लड़के लड़कियाँ, लेकिन अगर मान से हमको किसी को बुलाना हो तो कोई ना कोई तो नाम होगा आप लोगों का। कहेंगे ए लड़का इधर सुनो, तो सारे लड़के इधर घूम जाएंगे, लेकिन इससे मेरा काम मुश्किल हो जाएगा कि आसान होगा। चलिए यहाँ तो बगल में है तो सीधे इशारा कर देंगे। जहाँ भीड़ में अचानक मान चलिए आज से 5 साल बाद हो सकता है कहीं आप लोग पोस्टेड हो और भीड़ में हम ही आपको देख ली, तो आपको कैसे बुलाएंगे हम, नाम होना चाहिए। नाम के पीछे कोई तर्क नहीं होता है, नाम का व्यक्ति से कोई लेना देना, बस एक पहचान है। पता चला नाम में लिखा है जो विकास और है गरीब, हो सकता है, होता है कि नहीं। तो नाम माँ बाप अपने हिसाब से लिख देते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं था। अब ये नहीं मेरा नाम विजय है लेकिन हम नौकरी नहीं ले पाए, यानी हार गए, सिंपल सी बात ये है ना। नाम विजय इसका मतलब तो हर जगह जहाँ जाते वहीं जीतते। तो नाम क्या है, बस एक पहचान है। उसी तरह मात्रक भी क्या है, पहचान है, जिससे आप ये समझ सके जो हम किसकी तुलना कर रहे हैं और वो हमारे किस काम का हो, हमारे काम को आसान करने के लिए। जैसे अभी हम ही को मान चलिए, अभी हम ही को किसी से काम लेना हो यहाँ पे, तो आराम से नाम लेके बुला सकते हैं, और नाम लेके बुलाएंगे तो आसानी से आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ भी मात्रक भी क्या है, बस एक नॉर्मल है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है जो हमने मीटर इतना ही क्यों माना। एक शुरुआत में एक आधार मान लिया गया और उसी को सब जगह मान्यता दिला दी गई है, ठीक है। तो ये होता है मात्रक। अब हम लोग मात्रक में क्या देखेंगे, मात्रक की पद्धति, ठीक है, यानी मात्रक कितने प्रकार के, यानी कैसे मापा जाता है। या उससे पहले आप ये कह सकते हैं मात्रक के प्रकार, यानी प्रकार मतलब क्या, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कौन कौन सा,
आधारिक और आधारिक कहिए या मूल कहिए और व्युत्पन्न मात्रक। तो हेडिंग दीजिए आप लोग, मात्रक के प्रकार। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को ही हम लोग आधारिक मात्रक भी कह देते हैं। आधार कहिए या आधारिक मात्रक, जो भी लिखना हो। वही आधार। अब इसमें है उत्पन्न के आधार पे। उत्पन्न मतलब उसकी स्थापना कैसे हुई है और ये इसका निर्माण या कैसे हुआ है। अब देखिए कैसे, आप लोग इसका जवाब आप ही लोग दीजिए। मूल मतलब क्या होता है? मूल्य नहीं। देखिए याद रखिएगा, हिंदी वालों में मूल्य आप कह दिए, मूल कहिए, ल मूल्य नहीं। मूल्य मतलब वैल्यू। मूल मतलब जैसे चलिए फिजिक्स भूल जाइए, नॉर्मल हिंदी साहित्य में, इतिहास में, बाकी अन्य विषय मूल मतलब क्या होता है? नहीं, वो अलग चीज है। यानी मूल का मतलब है जिसके पीछे कोई किसी का सहयोग ना हो। जैसे मान के चलिए, अभी मूल भाषाएं भी आप लोग सुने होंगे, मूल संगीत सुनते हैं, फिर मूल विषय पढ़ते हैं। तो आप कहते मूल भाषाएं कितनी हैं? मूल भाषा, हम ये नहीं कह रहे संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। मूल भाषा कितनी है? कौन कौन से? मूल भाषा या शास्त्रीय भाषा कहिए, जहां शास्त्रीय वो भी मूल ही है। कौन कौन से? तेलुगु। देखिए तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। मूल कहने का मतलब इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है कोई नहीं जानता है, और ये कम से कम 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए उसके हिसाब से। बाकी हिंदी को हम लोग क्यों नहीं कहते मूल? क्योंकि हिंदी किससे निकला है? उर्दू को क्यों नहीं कहते हैं? फारसी और हिंदी का मिश्रण है, अरबी नहीं, फारसी और हिंदी का है। मैथिली हिंदी से निकला हुआ है। तो मूल का जो बेस होता है, यानी जो आप आधारिक कह रहे हैं, यानी ये स्वतंत्र, सभी इकाइयों से क्या है? स्वतंत्र है। जैसे आप लोग संगीत में ही जैसे 7 स्वर देखते हैं, है कि नहीं? कौन कौन से है? कलर कितने हैं? मूल कलर 3। मूल कलर मात्र 3 है, लाल, पीला और। देखिए जब बायोलॉजी पढ़िएगा तो बायोलॉजी में आंख में हम लोग पढ़ाएंगे, आंख के नीचे जो है 3 तरह की कोशिकाएं होती है। कौन डिजाइन में? इस डिजाइन में। और ये 3 कलर तरह की होती है, लाल, हरा और नीला। और ये लाल हरा जो होता है आगे होता है, नीला पीछे होता है। इसी कारण हम लोग 3 ही कलर को पहचान पाते हैं। बाकी आप जितने भी कलर देख रहे हैं वो इसी तीनों के मिश्रण से बना। क्या कोई कंफ्यूजन है आपको? इनको पूछ रहे हैं कंफ्यूजन है, हाँ या ना? तो बताइए। हाँ, ये रोड, ये कौन? जो कलर को पहचानता है। और रोड क्या होता है? वो तीव्रता को पहचानता है। जो आप लोग फिजिक्स में आगे से लाइट में पढ़िएगा, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अचानक रोशनी बढ़ गया तो आंख पलक छपकाता है, उसके पीछे रोड वाला कौन है? एक होता है जो कलर पहचानने वाला।
और वही लाल और हरा आगे रहता है, ये जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए इसको कलर ब्लाइंडनेस भी हम लोग कभी कभी हम लोग देखेंगे। जब हम लोग वो लाइट पढ़ेंगे ना, तो लाइट में ये फिजिक्स में ये टॉपिक आएगा। तो याद रखिएगा, वो 3 मूल कलर है, उसकी उत्पत्ति किसी से मिलावट नहीं है। बाकी आप जो भी कलर देखें, गुलाबी, पीला, फिर उसके बाद जो आप सफ़ेद देख रहे हैं, ये सब क्या है, 2 या 2 से मिला, यानी ये सब क्या है, व्युत्पन्न है। तो मूल मतलब स्वतंत्र, दूसरे इकाई से उसको कोई लेना देना, और व्युत्पन्न क्या है, वो किससे बनेगा, मूल से बनेगा। ठीक है, तो मूल इकाई में आप लोग लिख लीजिए, लिखिए, मूल मात्रक वे मात्रक हैं मूल मात्रक वे मात्रक है जो अन्य मानक से स्वतंत्र होते हैं, जो अन्य मानक से स्वतंत्र होते हैं। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड इत्यादि। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड इत्यादि। व्युत्पन्न मतलब जो मात्रक मूल मात्रक की सहायता से बना है, यानी अपना वो स्वतंत्र नहीं होगा, यानी इसी के सहायता से, चाहे वो जोड़ के हो या एक्स्ट्रा करके, गुणा करके हो या डिवाइड करके हो, वो इसी से मिलकर बनेगा। तो लिखिए, व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं, मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं, या मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं, या 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बना होता है, या 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बना होता है। अच्छा, उदाहरण में पहले लिखिए, मूल मात्रकों से मिलकर बना होता है। अच्छा बताइए, क्षेत्रफल को किस में रखेंगे, यानी बताइए कि इसमें क्या होता है, मीटर स्क्वायर। बल का जो मात्रक होगा, फिर चाल का, यानी कि चाल में क्या है, मीटर पर सेकेंड। और ये सब क्या है, मूल मात्रक से बना है कि नहीं। तो आप ये 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए, बाकी और एग्जाम्पल तो आपको पता चल ही जाएगा। जहाँ 1 से अधिक मात्रक यूज हो जाए, समझिए वो सारे क्या है, व्युत्पन्न यानी डिराइव्ड। ये आज के लिए इतना रह देते हैं। कल जो हम लोग शुरू करेंगे, सबसे पहले मात्रक की पद्धति, यानी मात्रक कितने प्रकार से निकाला जाता है। जैसे वैसे आप लोग 4 पढ़ते हैं, FPS, MKS, CGS और, लेकिन वर्तमान में केवल SI ही है, बाकी सब हट चुका है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें जो SI के जो मूल मात्रक है और सप्लीमेंट्री है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल यूनिट जो हम लोग यूज करते हैं जीवन में। ठीक है, और तब जा करके हम लोग का अगला टॉपिक आएगा गति का। तो कल से देखिए, आज तो इसे PDF बना नहीं था, कल से PDF आप लोगों के पास होगा। ठीक है।